नमस्कार आप सभी को। छत्तीसगढ़ इतिहास की क्लास आज फिर से एक बार स्टार्ट हो गई है। ठीक है, कल हम लोग ने कहाँ तक से देखा था? राम वनगमन पथ, है ना, योजना चालू हो गई थी 7 अक्टूबर 2021 को। और कहाँ से चालू हुई थी योजना? पहला स्थान क्या था? चंदखुरी रायपुर, कौशल्या माता का मंदिर बना था, है ना। तो प्रारंभ हुई थी योजना कहाँ से? चंदखुरी से। पहला जो स्थल था वो कौन सा था? चंदखुरी। लेकिन राम वनगमन पथ में जो पहला पड़ाव है ना, जो पहला पड़ाव है वो चंदखुरी नहीं है। मैं बस जहाँ पे योजना स्टार्ट हुई थी इसके लिए वो बताया था, चंदखुरी तो पहले बता दिया था, है ना, क्योंकि कौशल्या माता मंदिर बना था। ठीक, लेकिन जो पहला पड़ाव है, तो पहला जिला क्या पढ़े थे? मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो जो पुरानी बुक है, देखो मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर कब बना? सितंबर 2022 में, है ना। और योजना कब आ गई थी? अक्टूबर 2021 में। तो जब योजना आई थी तो जो पहला जो पड़ाव है सीतामढ़ी हरचौका, है ना, पहला पड़ाव क्या लिखोगे आप? 1 नंबर डालोगे राम वनगमन पथ में। ठीक, और पहले में क्या लिखोगे? सीतामढ़ी हरचौका। ठीक है, सीतामढ़ी हरचौका। जो पहले जब मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला नहीं बना था तो कहाँ था? कोरिया जिले में। फिर जब सितंबर 2022 में मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला बन गया तो सीतामढ़ी हरचौका कहाँ पे आ गया? मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में, भरतपुर तहसील में। ठीक है, तो पहला स्थान क्या लिखेंगे? सीतामढ़ी हरचौका। जिला कौन सा है? मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, साइड साइड में डैश डैश दे के जो भी है डिटेल लिखते रहना। ठीक है, एक तरफ लिखना स्थान का नाम, उसके बाजू में जो विवरण है, या फिर दो कॉपी को 2 भाग में डिवाइड कर लो। 2 भाग में डिवाइड करोगे तो भी थोड़ा सा इस तरफ कम रहेगा, है ना। तो एक तरफ को नाम के हिसाब से कम और दूसरे भाग को थोड़ा चौड़ा रखना। ठीक है, तो एक तरफ पहले क्या लिखे? सीतामढ़ी हरचौका। जिला कौन सा था? मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में, भरतपुर तहसील। वहां पे मिला क्या है? वहां पे गुफा मिलता है एक, है ना। मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में एक गुफा है। गुफा में क्या है? 17 कक्ष हैं, है ना, छोटा छोटा एक खोलखे जैसा। ठीक, गुफा है तो एक बड़ा सा छेद मान के चलो, वो उसको कक्ष बोला गया है ना। क्या बोला गया है? उसको कक्ष बोला गया है। तो वैसे कितने कक्ष मिले हैं? 17 कक्ष मिले हैं। उसमें से एक विशेष कक्ष को क्या कहा गया है? सीता की रसोई। ठीक है, 17 कक्षों में से एक कक्ष को क्या कहा गया है? सीता की रसोई। यहाँ पे क्लियर है? पहला पड़ाव था, पहला जो स्थान था सीतामढ़ी हरचौका। उसके विवरण में क्या लिखेंगे? मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में गुफा मिला है एक, उसमें 17 कक्ष हैं, उसमें से एक कक्ष को सीता की रसोई कहा गया है। ठीक है, दूसरा स्थान लिखेंगे रामगढ़ की पहाड़ी। दूसरा स्थान क्या रहेगा? रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ पे है? सरगुजा में। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिले में। ठीक, अब बाजू में विवरण लिखेंगे। विवरण में क्या रहेगा? रामगढ़ की पहाड़ी में एक गुफा है, गुफा का नाम है सीता बेंगरा। सीता बेंगरा, है ना, गुफा का नाम क्या है? सीता बेंगरा। वो जो गुफा है सीता बेंगरा, उसमें कितने कक्ष हैं? 3 कक्ष हैं। सीतामढ़ हरचौका वाले गुफा में 13 कक्ष थे। सीता बेंगरा जो गुफा है उसमें कितने कक्ष हैं? 3 कक्ष हैं। ठीक है, वो 3 कक्षों में से जो एक कक्ष है उसको क्या कहा गया है? सीता जी का कमरा कहा गया है। ठीक है, सीता बेंगरा कक्ष में जो पहला कक्ष है उसे क्या कहा गया है? सीता माता का कमरा कहा गया है ना। अब सीता बेंगरा को साइड करो, 2 और गुफा मिलता है वहां पे। सीता बेंगरा एक गुफा जिसमें 3 कक्ष, उसमें से एक कक्ष सीता माता का कमरा। ठीक है, दूसरा जो गुफा है उसका नाम है लक्ष्मण बेंगरा। दूसरी जो गुफा है उसका नाम क्या है? लक्ष्मण बेंगरा। 2 गुफा हो गई। तीसरी गुफा है जोगी मारा। सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगी मारा। ठीक है, चलिए, सीता बेंगरा में कितने कक्ष? 3 कक्ष। उसमें से एक जो विशेष कक्ष है वो सीता माता का कमरा। और एक विशेष चीज इसमें नोट कर लेना, सीता बेंगरा में ही
वो जो गुफा है सीता बेंगरा की, वहीं पे कालिदास जी ने मेघदूत ग्रंथ की रचना की थी। कालिदास जी ने क्या किया था? जो सीता बेंगरा गुफा है वहीं पे कालिदास जी ने सीता बेंगरा गुफा में मेघदूत, है ना, मेघदूत जो ग्रंथ है उसकी रचना की थी। तो रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में क्या देखे? सीता बेंगरा एक गुफा है जिसमें 3 कक्ष है, उसमें से एक विशेष कक्ष सीता माता का कमरा है। वहीं पे क्या किया गया था? कालिदास जी द्वारा मेघदूत ग्रंथ की रचना की गई थी। 2 और गुफा मिलता है, क्या क्या नाम है? लक्ष्मण बेंगरा और जोगीमारा। ठीक है, 2 स्थान हो गए, सीतामढ़ी हरचौका, उसके बाद रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, उसके बाद कौन से जिले में है? सरगुजा जिले में। उसके बाद आते हैं शिवरी नारायण, तीसरा स्थान लिखना शिवरी नारायण। ठीक है, शिवरी नारायण कौन से जिले में? जांजगीर चांपा। शिवरी नारायण कौन से जिले में? जांजगीर चांपा। ठीक है, जो शिवरी नारायण है, जो ये स्थान है, यहाँ पे ये क्या है? त्रिवेणी संगम है ये, है ना, त्रिवेणी संगम, जैसे राजिम में है ना वैसा त्रिवेणी संगम। कौन कौन सी 3 नदियां? त्रिवेणी संगम मतलब 3 नदियां। कौन कौन सी 3 नदियां हैं यहाँ पे? महानदी है, शिवनाथ नदी है, महानदी, शिवनाथ नदी, और तीसरी जो है वो क्या है? जोंक नदी है। ठीक है, महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी, इन तीनों नदियों का संगम है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? त्रिवेणी संगम। ये कहाँ पे हो रहा है? शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा में। ठीक, यहाँ पे एक मंदिर मिलता है, नर नारायण का मंदिर, नर नारायण, नर नारायण का एक मंदिर मिलता है। एक और मंदिर मिलता है यहाँ पे शबरी माता का, है ना, शबरी मंदिर, नर नारायण मंदिर मिला, और क्या मिला? शबरी मंदिर मिला। ठीक है, 2 मंदिर मिल गए। अब यहाँ पे एक चीज और क्या है? मतंग ऋषि का आश्रम है ना, मतंग ऋषि आश्रम है। 3 चीजें मिल गई यहाँ पे। एक त्रिवेणी संगम हो गया, त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदी? जोंक नदी, महानदी और शिवनाथ नदी। मंदिर कौन कौन सा मिलता है? नर नारायण का मंदिर, और दूसरा मंदिर है शबरी मंदिर। ठीक है, और एक आश्रम मिलता है। आश्रम किसका है? मतंग ऋषि। मतंग ऋषि कौन थे? ये जो शबरी थी, है ना, इनके गुरु थे, शबरी के गुरु थे मतंग ऋषि। ठीक है, और जो शबरी थी ये भीलनी समुदाय की थी, भीलनी, है ना, भीलनी समुदाय लिखना, ये पूछा जा चुका है, क्वेश्चन है ना। जो शबरी माता थी वो भीलनी थी। भील एक समुदाय होता है, भीलनी। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। एक चीज और मिल गई, भीलनी। अब यहाँ पे एक वट वृक्ष मिलता है। जो शबरी मंदिर है, मंदिर के पास एक वट वृक्ष समझते हो? बरगद का वृक्ष, है ना, वट वृक्ष है। इसके जो पत्ते हैं वो कैसे हैं? दोने के आकार के। अगर कोई गया होगा उसको जानकारी होगी, बहुत कॉमन और प्रसिद्ध मंदिर है शिवरी नारायण मंदिर। कहाँ पे है? जांजगीर चांपा में। 3 नदियों का संगम है, जोंक नदी, महानदी और शिवनाथ नदी। ठीक है, एक मंदिर क्या मिलता है? नर नारायण का मंदिर। दूसरा मंदिर शबरी माता का मंदिर। शबरी कौन से समुदाय की थी? भील थी, भील जाति की, इसलिए भीलनी, है ना। उनके गुरु कौन थे? मतंग ऋषि, इसलिए मतंग ऋषि का आश्रम है वहाँ पे। ठीक है, और जो शबरी मंदिर है उसके पास में ही एक वट वृक्ष है। वट वृक्ष मतलब बरगद का बड़ा सा वृक्ष, है ना, उसको वट वृक्ष बोलते हैं। उसके जो पत्ते हैं वो कैसे आकृति में है? दोने की। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? इतनी सारी चीज मिल गई।
एक त्रिवेणी संगम, 2 मंदिर, मतंग ऋषि का आश्रम, वट वृक्ष। ठीक है। चौथा जो स्थान है वो लिखेंगे जांजगीर चांपा से नीचे आ जाओ। नीचे आ रहे हैं ना ऊपर से, जैसे जैसे वनवास के समय में राम सीता और लक्ष्मण जैसे जैसे आते गए हैं, है ना, वैसे वैसे हम भी नीचे आ रहे हैं। ठीक, चलिए चौथा स्थान क्या लिखोगे? तुरतुरिया। चौथा स्थान है तुरतुरिया। कहाँ पे है तुरतुरिया? बलौदा बाजार। तुरतुरिया कहाँ पे है? बलौदा बाजार में। ठीक है। क्या विशेषता है यहाँ का? विशेषता क्या है यहाँ की? यहाँ पे वाल्मीकि, है ना, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। इस आश्रम की मान्यता क्या है? तुरतुरिया जो जगह है वहाँ पे महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है ना। इस आश्रम की मान्यता क्या है? इसको क्या कहते हैं? लव कुश की जन्मस्थली, है ना, लव कुश जन्मस्थली। ऐसी मान्यता है, किंवदंती है कि लव और कुश का जन्म कहाँ पे हुआ था? इसी महर्षि वाल्मीकि आश्रम में, जो कि कहाँ है? तुरतुरिया। तुरतुरिया कहाँ है? बलौदा बाजार। और ये जो आश्रम है बारनवा पारा का जो जंगल है ना, उस जंगल में है। ठीक है। बारनवा पारा कोई गया होगा तो मालूम होगा, वहाँ पे जो आश्रम है तुरतुरिया में, महर्षि वाल्मीकि आश्रम, वहाँ पे लव कुश की जन्मस्थली। ऐसी मान्यता है कि उनका जन्म वहीं पे हुआ था। ठीक है। 2 चीजें दिख गई, महर्षि वाल्मीकि आश्रम और लव कुश जन्मस्थली। एक और चीज है, यहाँ पे एक नाला है। नाला है ना, नाला समझते हो? नाली वाला नाला नहीं, पानी वाला नाला। ठीक, तो नाला है। नाले का नाम क्या है? बलभद्री नाला, है ना। नाले का नाम क्या है? बलभद्री नाला। नाले का नाम है बलभद्री नाला। ठीक, अब ये नाले में क्यों लेके गया मैं? ये जो नाला है ना, ये पर्वतों के बीच से, नाले का जो पानी है वो पर्वतों के बीच से, चट्टानों के बीच से एकदम पतली धारा में निकलता है ना। जो पानी है इसका, वो चट्टानों के बीच से, चट्टानों के बीच से निकलता है और एकदम पतली धारा में निकलता है। इसके लिए इसकी जो आवाज आती है वो तुरतुर, है ना, तुरतुर तुरतुर की ध्वनि आती है। ध्वनि कैसे निकलती है? पानी की तुरतुर की ध्वनि आती है। इसके लिए इस स्थान का नाम क्या पड़ा? तुरतुरिया। ठीक है, तुरतुर की ध्वनि आती है, तुरतुर की ध्वनि आती है, इसके लिए स्थान का नाम क्या पड़ा? तुरतुरिया। ठीक है, 4 स्थान हो गए यहाँ पे। इसमें शबरी मंदिर में लिख लेना, एक चीज भूल गया, शिवरी नारायण में जो जूठे बेर जो खाए थे, है ना, तो यहीं पे था वो, जो राम जी ने जूठे बेर जो खाए थे वो शबरी मंदिर में ही था। ठीक है। कहानी तो सबको पता होगी। तो जो जूठे बेर जो खाए थे सबरी द्वारा, जो खिलाए गए थे राम जी को, है ना, वो कहाँ पे था? सबरी मंदिर, शिवरी नारायण में। चौथा स्थान क्या देखे? तुरतुरिया। कहाँ पे? बलौदा बाजार जिले में। वहाँ पे क्या है? महर्षि वाल्मीकि आश्रम है। उसी आश्रम को क्या कहा जाता है? ऐसी मान्यता है कि लव और कुश जो राम जी के पुत्र थे 2, है ना, उनका जन्म कहाँ माना जाता है? इसी तुरतुरिया में। ठीक है, तुरतुरिया में जो महर्षि वाल्मीकि आश्रम है। और वहीं पे एक नाला बहता है, बलभद्री नाला, है ना, जो चट्टानों के बीच से बहुत ही पतली धारा में बहता है। तो उससे आवाज क्या आती है? वहां पे तुरतुर की ध्वनि आती है। इसकी वजह से उस स्थान का नाम क्या पड़ गया? तुरतुरिया।
ठीक है, 4 स्थान हो गए। पांचवा लिखना, बलौदाबाजार जिले के बाद नीचे कौन सा जिला आ जाएगा? ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, बलौदाबाजार जिले के बाद कौन सा जिला आ जाएगा? रायपुर। रायपुर में कौन सा स्थान पढ़े थे कल? पांचवा स्थान क्या लिखेंगे? चंदखुरी। चंदखुरी है ना। अब चंदखुरी के बारे में विवरण नहीं देना है क्योंकि कल बहुत सारी चीजें पढ़ लिए थे। चंदखुरी में जो कल बताया था वही विवरण और विस्तार जो है आपको लिखना है चंदखुरी रायपुर के संबंध में। ठीक है, तो पांचवा स्थान क्या हो गया? चंदखुरी रायपुर। चलिए, पहला क्या था? सीताबड़ी हरचौका था, जो कि है मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर में और विशेष तौर पे भरतपुर तहसील में है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं सरगुजा जिला। सरगुजा जिला में क्या है? सरगुजा जिला में क्या है? सीता बेंगरा रामगढ़ पहाड़ी है ना। रामगढ़ पहाड़ी में क्या है? सीता बेंगरा गुफा, जोगी मारा और लक्ष्मण बेंगरा, 2 जगह हो गया। उसके बाद सरगुजा जिले से नीचे आते हैं, सरगुजा जिले से नीचे आते हैं जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा में कौन सी जगह है? शिवरी नारायण है। उसके बाद और नीचे आए बलौदाबाजार जिला में तुरतुरिया। बलौदाबाजार जिले से नीचे आए चंदखुरी, जो कि है रायपुर जिले में। 5 स्थान हो गए। चौथा स्थान आप लिखना, चंदखुरी से भी नीचे आ गए, रायपुर से थोड़ा नीचे आए तो छठवा स्थान लिखना राजिम। कौन सा जिला? गरियाबंद। जिला कौन सा? गरियाबंद। ठीक है, राजिम जो छठा स्थान है राम वन गमन पथ का, जो 9 स्थान जो विकसित किए जा रहे हैं ना, जिसको विकसित किया जा रहा है प्रथम चरण में, छठा स्थान हो गया राजिम गरियाबंद जिला। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? राजिम को गरियाबंद का प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, गरियाबंद जिले का प्रयाग कहा जाता है। किसको? राजिम को। क्यों? यहां पे भी क्या है? त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम है ना। कौन कौन सी नदियों का त्रिवेणी संगम है यहाँ पे? सोंढूर, पैरी और महानदी। महानदी, सोंढूर नदी और पैरी नदी का त्रिवेणी संगम है राजिम में। ठीक, यहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर का नाम क्या है? कुलेश्वर महादेव। ठीक है, राजीव लोचन है, लेकिन राजीव लोचन जो मेन मंदिर है, कुलेश्वर महादेव जो नदी के बीच में है जहां पे संगम है। ठीक है, कुलेश्वर महादेव। अब इस मंदिर का नाम कैसे पड़ा? कुलेश्वर महादेव मंदिर का नाम कैसे पड़ा? तो मान्यता यह है कि राम जी ने यहाँ पे अपने कुल देवता की पूजा की थी, है ना। राम जी द्वारा क्या किया गया था? यहाँ पे कुल देवता की पूजा। कुल देवता की पूजा की गई थी, इसीलिए इस मंदिर का नाम क्या है? कुलेश्वर महादेव, है ना। क्योंकि राम जी के जो वंश के जो कुल देव थे वो कौन थे? शिव जी थे। ठीक है, तो जो कुलेश्वर महादेव मंदिर है वो एक शिव मंदिर ही है। ठीक है, तो जो छठा स्थान है राजिम, जो कि है गरियाबंद जिले में, गरियाबंद जिले का क्या कहा जाता है? उसको गरियाबंद जिले का प्रयाग कहा जाता है ना। वहां पे त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम में कौन सी 3 नदियों का संगम होता है? पैरी, सोंढूर और महानदी का। वहां एक मंदिर है, मंदिर का नाम क्या है? कुलेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, मंदिर कौन से भगवान का है? शिव जी का है। क्यों है? क्योंकि राम जी ने यहाँ पे क्या किया था? अपने कुल देवता की, इष्ट देवता की आराधना की थी, इसलिए नाम पड़ गया कुलेश्वर महादेव। ठीक है,
और ये शिव मंदिर है। छठा स्थान ये हो गया। चलिए एक और चीज लिख लेना इसमें, यहीं पे एक आश्रम है, लोमस ऋषि का आश्रम है ना, लोमस ऋषि आश्रम। लोमस ऋषि का आश्रम कहाँ पे है? राजिम में। 6 स्थान हो गए। यहां तक सबको समझ आ रहा है? अगर नहीं आ रहा हो तो कमेंट करना, ठीक है। चलिए 7वां स्थान लिखना, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से उतरते उतरते कहां पे आ गए? नीचे की ओर आ रहे हैं, दक्षिण की ओर, तो राजिम गरियाबंद जिला है ना। गरियाबंद जिले से लगा हुआ नीचे की तरफ कौन सा जिला है? धमतरी। धमतरी में स्थान है सिहावा। सिहावा है ना। कौन सी नदी निकली है यहां से? महानदी का उद्गम है, ठीक है। तो सिहावा कौन से जिले में? धमतरी जिले में स्थान क्या है? सिहावा। यहां पे बस एक चीज नोट करना, यहां पे सप्तऋषि आश्रम है ना। सप्तऋषि आश्रम है, ठीक है। सप्तऋषि आश्रम, ये एक आश्रम नहीं है, ठीक है। सप्तऋषि जो आश्रम है वो एक आश्रम नहीं है। यहाँ पे क्या है, जो सिहावा जो पर्वत है ना, यहाँ पे जो छोटा छोटा पर्वत है, इसमें जो चोटियां हैं जैसा भी है ना, तो यहाँ पे अलग अलग है, अलग अलग 7 आश्रम है। अलग अलग 7 आश्रम है और 7 ऋषियों का नाम है। वो ऋषियों का नाम नहीं जानना है, ठीक है। श्रृंगी ऋषि, अगस्त ऋषि, ऐसा करके 7 नाम है, ठीक। तो ये एक आश्रम नहीं है, जो सप्तऋषि आश्रम है वो 7 अलग अलग आश्रम है। कहाँ पे है? सीधा सिहावा में, जो कि है धमतरी जिले में। 8वां स्थान लेंगे, सिहावा से नीचे जाएंगे तो कौन सा जिला पड़ेगा? सॉरी, धमतरी से नीचे जाएंगे तो जगदलपुर, जो कि है बस्तर जिले में। जगदलपुर बस्तर जिले में। जगदलपुर में क्या विशेषता मिलती है? वहां पे रामायण कालीन जो साक्ष्य मिले हैं, क्या है? अपने को कुछ नहीं देखना है। जगदलपुर जो है वो चित्रकूट के रास्ते में पड़ा था, ठीक है। चित्रकूट लिख सकते हो या चित्रकूट लिख सकते हो, है ना। चित्रकूट के रास्ते में पड़ा था। इसके लिए यहाँ पे कुछ समय तीनों ने समय व्यतीत किया था, ठीक है। 8 स्थान हो गए। उसके बाद अंतिम स्थान क्या लिखोगे? जो प्रथम चरण का है वो 9वां रामाराम। क्या लिखना है? रामाराम। रामाराम जिला कौन सा? सुकमा। सबसे ऊपर वाले जिले से लेके सबसे नीचे वाले जिले तक पहुंच गए, ठीक है। 9वां स्थान कौन सा है? रामाराम सुकमा, ठीक। यहां पे क्या है? एक मंदिर है, अच्छे से इस नाम को याद कर लो, चिटपिटिन माता का मंदिर। चिटपिटिन, चिटपिटिन माता मंदिर, है ना। चिटपिटिन ही लिखना, कुछ और मत लिख देना। चिटपिटिन माता का मंदिर है। एक और विशेष चीज है, अगर कोई जाएगा, है ना, तो जानकारी ले लेना वहां से। राम जी के चरण के निशान है वहां पे। जैसे भीम खोज में भीम के जो पद चिन्ह है देखे थे ना, है ना, वैसे ही क्या है यहाँ पे? क्या है? राम जी के पद चिन्ह है यहाँ पे, ठीक है।
कहाँ पे? रामाराम सुकमा में। चिटपिटिन माता का मंदिर हो गया, राम जी के चरण के चिन्ह है वहाँ पे, और यहाँ पे मेला लगता है। ठीक है, मेले का आयोजन होता है, मेले का आयोजन होता है। और जो मेला है ये आ रहा है ना, ठीक है, मेले का आयोजन होता है। और वो मेला जो है वो रामायण काल से ही संबंधित है, रामायण के पात्रों से ही संबंधित है। ठीक है, तो प्रथम चरण के 9 स्थान देख लिए। ठीक, एक बार वापस से रिपीट करते हैं। राम वन गमन पथ 7 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ कहाँ से हुआ है? चंदखुरी, रायपुर से। रायपुर जिले में स्थान है चंदखुरी, कौशल्या माता का मंदिर है वहां पे। ठीक है, प्रारंभ वहां से हुआ। लेकिन जो पड़ाव है, जो बताया जाता है कि जब अयोध्या से निकले थे तो छत्तीसगढ़ में प्रवेश कहाँ से किए थे? तो प्रवेश कहाँ से किए थे? पूर्व में जो कोरिया जिला था, अभी कौन सा है? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, तो वहां से प्रवेश किए। तो पहला स्थान जो मिलता है जिसको डेवलप किया जाएगा राम वन गमन पथ योजना के अंतर्गत, वो कौन सा है? सीतामढ़ी हरचौका। ठीक है, भरतपुर तहसील में, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में। दूसरा जो स्थान है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, सरगुजा जिले में, रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा है, सरगुजा जिले से नीचे आएंगे, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में स्थान कौन सा है? शिवरी नारायण मंदिर। उसके बाद और नीचे आएंगे बलौदाबाजार जिले में, बलौदाबाजार जिले में है तुरतुरिया। ठीक है, तुरतुरिया के बाद नीचे आ गए रायपुर जिले में चंदखुरी, जो पढ़ चुके हैं कल अच्छे से। ठीक है, फिर नीचे आते हैं राजिम, गरियाबंद जिला, जो कि 6वां स्थान है। हो गया। राजिम के बाद नीचे आए, कहाँ गए? धमतरी, है ना? धमतरी में स्थान का नाम क्या है? सिहावा है, 7वां नंबर। 7 नंबर सिहावा के बाद फिर नीचे गए धमतरी से, तो जगदलपुर से वो जब गुजरे थे, है ना, तो इसके लिए जगदलपुर को लेते हैं बस। चित्रकूट जाने के रास्ते में था, उनको चित्रकूट पहुंचना था। ठीक है, 9वें नंबर पे लेते हैं रामाराम सुकमा। रामाराम सुकमा में क्या है? चिटपिटिन माता का मंदिर है, और क्या है यहाँ पे? राम जी के पद चिन्ह हैं, और यहाँ पे मेले का आयोजन होता है। ठीक है, अच्छा, दो जगह और लिख लेना जो राम वन गमन पथ में नहीं है। 2 जगह और है जो राम वन गमन पथ में नहीं है। ठीक, वो अलग से लिख लेना, वो क्वेश्चन आता है। ठीक, एक क्या है? खरौद। ठीक है, एक जगह क्या है? खरौद है। खरौद में क्या है? मान्यता है कि खरदूषण, है ना, खरदूषण का वध। ठीक है, किसके द्वारा? राम जी द्वारा खरदूषण का वध किया गया था। इसके लिए नाम क्या पड़ा? खरौद। खरदूषण एक नहीं थे ना, खर और दूषण 2 भाई थे। खर और दूषण 2 अलग अलग भाई थे, दोनों राक्षस थे। उन दोनों का वध कहाँ पे किया गया था? खरौद में, है ना। उन्हीं के नाम पे क्या पड़ा यहाँ पे नाम? इस जगह का नाम खरौद पड़ा। ठीक, एक और चीज लिखना है यहाँ पे, पंचवटी। पंचवटी कहाँ पे? कांकेर। पंचवटी कांकेर, यहाँ पे क्या मिलता है? सीताहरण। सीताहरण का यहाँ पे प्रमाण मिलता है ना। सीताहरण का प्रमाण, जब रावण ले जा रहा था हर के, है ना, सीताहरण का प्रमाण कहाँ पे मिलता है? पंचवटी। खरौद में क्या है? खरदूषण का वध था। स्क्रीनशॉट ले लेना फटाक से इसका। चलिए, हो गया? साफ करूं?
अब यहां तक क्या हुआ है, जो छत्तीसगढ़ का इतिहास है ना, आप लोग इंडेक्स बनाना। इंडेक्स कैसे बनाओगे, ऊपर लिखना छत्तीसगढ़ का इतिहास, है ना, और पेज को 3 भाग में डिवाइड करना, 3 कॉलम बनाना, ठीक है, आजू बाजू, है ना, लेफ्ट टू राइट में 3 कॉलम बनाना। और पहले वाले में क्या लिखोगे, प्राचीन इतिहास। पहले वाले में क्या लिखोगे, प्राचीन इतिहास। कौन कौन सा टॉपिक पढ़े प्राचीन इतिहास में, प्राग ऐतिहासिक काल था पहला, है ना, उसमें पाषाण युग के 4 चरण पढ़े। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक युग आया, लौह युग और ताम्र युग और लौह युग आया, है ना, महापाषाणिक स्मारक वाला। उसके बाद क्या आया, वैदिक काल आ गया, ठीक। इसको एक साथ पढ़ना, अभी तक का जितना हुआ इसको एक साथ पढ़ना, नहीं तो उधर मिक्स हो जाएगा। उसके बाद अलग पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं प्राचीन इतिहास में क्या क्या पढ़े। पहला क्या पढ़े, प्राग ऐतिहासिक पढ़े, है ना। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या पढ़े, पाषाण पढ़े, पाषाण के 4 चरण पढ़े, है ना, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण और नवपाषाण। इसके पहले एक और चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसको 2 डाल देना। इसके पहले एक क्या था, नामकरण था, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा, प्रागैतिहासिक काल में पाषाण युग, है ना, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण और नवपाषाण। तीसरा क्या पढ़े थे, आद्य ऐतिहासिक युग, ठीक है, 2 चैप्टर हुआ, तीसरा चैप्टर आद्य ऐतिहासिक युग में क्या पढ़े, ताम्र और लौह पढ़े, ठीक है। चौथा क्या पढ़े थे, वैदिक युग, है ना, वैदिक युग पढ़े। अब वैदिक युग में ही ले लेना, है ना, सबको वैदिक युग में ही क्या क्या लेंगे, रामायण काल, महाभारत काल, तीसरा क्या था, बौद्ध काल, है ना, चौथा क्या था, जैन काल। यहां तक सबको पता है, ऐसे ही पढ़ना है ना, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। वैदिक युग के बाद क्या पढ़े थे, चारों काल के बाद महाजनपद काल। महाजनपद काल को भी वैदिक युग में ही लेके चल लेना, छोटा छोटा है ना। महाजनपद काल हो गया। उसके बाद क्या देखे, राम वनगमन पद देखे, इसको 5वां लेना, जो आज समाप्त हुआ, ठीक है। 5 टॉपिक हो गए, नामकरण, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, वैदिक युग और राम वनगमन पथ। और वैदिक युग में 5 चीजें, रामायण, महाभारत, बौद्ध काल, जैन काल और महाजनपद काल, ठीक है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। तो 5 टॉपिक कहां तक के हो गए हैं, प्राचीन छत्तीसगढ़ में जो शुरू के 5 टॉपिक हैं वो यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं। और रिवाइज करते रहना, नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा। शुरू में कंफ्यूजिंग लगेगा, है ना, क्योंकि स्थल बहुत सारे हैं, जगह के नाम बहुत सारे हैं, तो एक का दूसरे में मिक्स होने का डर है, ठीक। चलिए, अब हेडिंग डालना। हेडिंग क्या डालेंगे, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजवंश, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजवंश।
ठीक है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजवंश। अब क्या हुआ राष्ट्रीय राजवंश का, तो देखो चालू होता है मगध से। अगर भारत के इतिहास में आप पढ़ोगे तो मगध से ही चालू होगा राष्ट्रीय राजवंश का इतिहास। इंडस वैली, वैदिक युग पढ़ोगे, उसके बाद मगध चालू होगा। ठीक है, तो जब राष्ट्रीय राजवंश आए, है ना, तो मेन जो उन लोग का जो शासन वाला जो क्षेत्र था उत्तर भारत और मध्य भारत था। ठीक है, गंगा नदी घाटी। ठीक, तो पूरे भारत में जो राजवंश जो पूरे भारत में जो थे उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय राजवंश। और मेन उद्देश्य क्या रहता था उनका, मेन उद्देश्य उनका रहता था कि पूरा भारत, है ना, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व, इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक भी, यहाँ पे बांग्लादेश तक भी, पूरा श्रीलंका, नेपाल, वेपाल, पूरा। ठीक है, जो अभी अलग अलग देश हैं। तो ये राष्ट्रीय राजवंशों का क्या था, पूरा मेन उद्देश्य क्या था कि यहाँ तक में पूरा अपने राज्य को यहाँ तक विस्तारित करना, है ना। इसीलिए इसको क्या कहा जाता था उस समय, अखंड भारत कहा जाता था। तो जो राष्ट्रीय राजवंश आए इसी समय क्या हुआ, इसी को क्या कहते हैं, अखिल भारतीय इसी को क्या कहेंगे, अखिल भारतीय साम्राज्य का आरंभ हुआ, है ना। अखिल भारतीय अखिल भारतीय साम्राज्य का आरंभ हुआ। ठीक, अब देखना कि जो राष्ट्रीय राजवंश थे उनका जो मुख्य क्षेत्र था वो उत्तर भारत था और मध्य भारत का कुछ हिस्सा था। जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, जो सतपुड़ा रेंज है उसके ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, जो सतपुड़ा के जो नीचे वाला हिस्सा था, जो दक्षिण वाला, है ना, उसी को क्या कहते थे, दक्कन कहते थे। तो यहाँ तक बहुत कम लोगों का राज्य विस्तारित हुआ। तो मेन कहाँ था, ऊपर, और ऊपर में फिर थोड़ा सा हिस्सा जो मध्य में था। तो जिन जिन राष्ट्रीय राजवंशों का प्रभुत्व जो ऊपर में रहा था, उत्तर वाले हिस्से में, कुछ कुछ जो प्रमाण जो मिलते हैं वो मध्य भाग में भी मिलते हैं। ठीक है, कुछ जो प्रमाण मिलते हैं वो मध्य भाग में भी मिलते हैं। तो हम जो बात करेंगे, नोट करना, जो राष्ट्रीय राजवंश है उसमें पहला देखेंगे मौर्य वंश। ठीक है, पहला देखेंगे मौर्य वंश। दूसरा आ जाएगा, पहला मौर्य वंश, दूसरा आ जाएगा सातवाहन वंश। ठीक है, तीसरा आ जाएगा मेघवंश। तीसरा क्या आ जाएगा, मेघवंश। चौथा आ जाएगा वाकाटक वंश। है ना। पांचवा और अंतिम क्या आ जाएगा, गुप्त वंश। ठीक है, अब इन पांचों का, ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश नहीं है, ये राष्ट्रीय राजवंश है। ठीक है, ये क्या है, पूरे के पूरे राष्ट्रीय राजवंश हैं। इनका शासन क्षेत्र कहाँ पे था, इनका पूरा जो शासन क्षेत्र था, है ना, भारत में था पूरा। ठीक है, तो मध्य भाग भी इनके थोड़ा सा मध्य भाग नियंत्रण में था। समझ रहे हो ना, नहीं समझ आ रहा तो कमेंट करो, है ना। मध्य भाग भी नियंत्रण में था। ठीक है, तो मध्य भाग में छत्तीसगढ़ वाला भी हिस्सा आता है। तो देखने को क्या मिलता है, कुछ कुछ स्थानों पे
छत्तीसगढ़ में भी इनका प्रभुत्व रहा होगा, रहा था, होगा नहीं, है ना। छत्तीसगढ़ में भी इनका प्रभुत्व, ठीक है। कितने राजवंश है राष्ट्रीय राजवंश जिनका छत्तीसगढ़ में प्रभुत्व या प्रभाव रहा हो? 5 है। कुषाण को नहीं लेना है, ठीक है। कुषाण राजवंश जो है उनको नहीं लेना है। पहला हो गया मौर्य वंश, दूसरा हो गया सातवाहन वंश, तीसरा है मेघ वंश, चौथा है वाकाटक वंश और पांचवा और अंतिम है गुप्त वंश, है ना। इनका शासन कहाँ पे था? मुख्य रूप से भारत में, और भारत में मुख्य रूप से उत्तर वाले क्षेत्र में, ठीक है। मध्य क्षेत्र का भी कुछ हिस्सा इनके प्रभाव में रहा है। उसी में क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा। तो छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा भी इनके नियंत्रण में था, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? चलिए इसको ले लेना एक बार स्क्रीनशॉट। चलिए अच्छा, आदि मानव काल में, है ना, क्या मिला था हमको? शैल चित्र मिला था। उनके पास साधन नहीं था कुछ, ना उनको ज्ञान था। तो उन्होंने क्या किया था? पत्थर में जो गुफा है, जो पत्थरों पे कुछ कुछ चित्र और अक्षर उकेरे थे, उनको ही पता होगा क्या था वो, है ना। ठीक। उसके बाद क्या होते गया, जैसे जैसे समय आगे बढ़ते गया, लेखन शैली का विकास हुआ, ठीक है। लेकिन लिखने के लिए पेपर थे क्या? कागज था क्या? नहीं। तो लिखते किस में थे? या तो लकड़ी का कुछ रहता था, है ना, जिसको काष्ठ स्तंभ कहते हैं, या फिर जो रहता था पत्थर में जो लिखते थे उसी को क्या कहते थे? शिलालेख कहते थे, है ना। काष्ठ स्तंभ हो गया, शिलालेख हो गया, और क्या रहता था? ताम्रपत्र लेख, ठीक है। तो इस समय स्रोत क्या थे? जो अभिलेख मिलेंगे, है ना, जो अभिलेख रहेंगे मुख्य रूप से यहां पे क्या रहेंगे? शिलालेख रहेंगे, और क्या रहेगा? ताम्र लेख रहेगा या ताम्रपत्र लेख रहेगा, है ना। दो चीजें मिलेंगी, शिलालेख या ताम्रपत्र लेख। ये क्यों बता रहा हूं? कोई भी जानकारी जो भी बताऊंगा, है ना, ताम्रपत्र लेख, शिलालेख हो गया, मुद्राएं मिलेंगी, सिक्के मिलेंगे, तो जो भी रहेगा, अगर नहीं याद है कि शिलालेख है कि ताम्रपत्र लेख है कि काष्ठ लेख है, यज्ञयूप है, खंडित है, क्या है, तो सीधा सीधा अभिलेख बस लिखना है। अभिलेख में सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय राजवंश में पहला राजवंश क्या डालेंगे? मौर्य वंश। पहला राजवंश क्या डालेंगे? मौर्य वंश। तिथि क्या थी? नहीं जानना है, पूछेगा नहीं, कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। जब भारत के इतिहास में पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़ा देंगे अहमद सर, है ना, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मौर्य वंश में हम अपने को मौर्य वंश नहीं पढ़ना है कि कौन शासक हुए, क्या हुआ, कौन सी घटनाएं हुई। मौर्य वंश के जो साक्ष्य मिले हैं, है ना, जो मौर्य वंश के जो साक्ष्य मिले हैं, क्या पढ़ना है यहाँ पे? केवल और केवल साक्ष्य, है ना। मौर्य वंश क्या था कुछ नहीं जानना है, यहाँ पे क्या पढ़ना है? केवल साक्ष्य, है ना, केवल साक्ष्य को रटना है, ठीक। चलिए, संस्थापक कौन हुए थे? संस्थापक कौन हुए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है।
अब चंद्रगुप्त मौर्य का समझना एक चीज, ठीक है, इनका जो राज्य था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्य था वो कहाँ था? अरब सागर, है ना, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में था, ठीक है। इनका जो पूरा साम्राज्य था अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में था। अब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में के बीच में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? अगर राज्य देखते चलेंगे तो छत्तीसगढ़ आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना, बिल्कुल आएगा। सतपथ ब्राह्मण में यही तो बताया था ना कि ऐसा क्षेत्र जिसके दोनों ओर समुद्र हैं उस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है, एक और अरब सागर है, एक और बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो बीच वाला जो हिस्सा है यहाँ पे कैसे शासन नहीं रहेगा? जब दोनों ओर शासन है तो क्या बीच वाले हिस्से में नहीं शासन करेगा वो? ठीक है। विस्तार अरब सागर से लेके बंगाल की खाड़ी तक था, दोनों तरफ से था, ठीक है। दोनों के बीच वाले हिस्से में क्या था? शासन था, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र बीच में आता है, तो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में शासन रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्य था उस राज्य में छत्तीसगढ़ क्षेत्र सम्मिलित था कि नहीं? अगर क्वेश्चन आता है तो वो रहा है ना, हाँ में आंसर करना। लेकिन प्रमाण मिलते हैं क्या? प्रमाण कुछ भी नहीं मिलता, प्रमाण नहीं है। तो प्रमाण नहीं है तो क्यों बता रहा हूं? जो नहीं है उसको भी तो पता रहना चाहिए ना कि क्या नहीं पता रहना चाहिए, ठीक है। पता है वो तो पता है, और जो नहीं पता है वो भी तो पता है ना, क्योंकि जो नहीं जानते वो भी तो जान रहे हो कि कितना नहीं जानना है, ठीक। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमाण नहीं मिलता लेकिन शासन था। अगर क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ क्षेत्र सम्मिलित था कि नहीं, तो बिल्कुल था, है ना। लेकिन प्रमाण का अभाव है, साक्ष्य नहीं मिले हैं, क्या पता फ्यूचर में मिल जाएंगे, ठीक। उसके बाद एक और चीज लिखना, नंद नरेश, नंद नरेश, है ना। नंदवंश का एक राजा था नंद नरेश, नरेश बोल रहे हैं ना, उसका नाम नहीं है ये, नंदवंश का एक शासक था, है ना, इसलिए नंद नरेश। नाम यहाँ पे नहीं बताया गया है, ठीक है। अगर देखा जाए तो धनानंद हो सकता है वो, है ना, धनानंद हो सकता है, लेकिन नंद नरेश मगध का एक शासक था। नंदवंश लिख देता हूं, है ना, नंदवंश का एक शासक, और नंदवंश कहाँ पे था? मगध में था, ठीक है। वहीं पे मौर्य वंश भी हुआ। तो यहाँ पे जो शासक थे उन्होंने जो मध्य क्षेत्र है, ठीक है, भारत का मध्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र अगर कहीं भी कभी भी कहीं पे भी कहा जाता है तो कौन सा क्षेत्र आता है? विशेष रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा भी नहीं, है ना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। थोड़ा सा महाराष्ट्र वाला हिस्सा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और थोड़ा सा महाराष्ट्र वाला हिस्सा, ठीक है। तो इसने क्या किया था? मध्य क्षेत्र के कुछ हिस्सों को जीत के अपने राज्य में शामिल कर लिया था, है ना, जीत करके राज्य में शामिल कर लिया था, ठीक है। अब ये मध्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ भी तो आता है, इसलिए क्या था? छत्तीसगढ़ भी शामिल था, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा, है ना। इसने दो वर्ड यूज किए हुए हैं, इसके जो अभिलेख मिले हैं उसमें दो वर्ड यूज किए हुए हैं, गांगरी और प्रासी। क्या क्या यूज किया हुआ है इसने? गांगरी और प्रासी, लिख लेना बस, है ना। प्रासी जो पूर्व हिस्से में रहते थे उसको प्रासी कहा जाता था,
और गांगरी जो गंगा नदी के तट के किनारे रहते थे उसको गांगरी कहा जाता था, है ना। गांगरीय और प्रासी निवासी को कहा जाता था यहाँ पे, है ना। ठीक है, इसका केवल यही प्रमाण मिलता है। ठीक, मौर्य वंश में क्या देखे यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य जो संस्थापक भी थे मौर्य वंश के, है ना, उनका प्रमाण तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन उनका जो राज्य क्षेत्र था उसमें छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र शामिल था। उससे पहले नंद वंश के एक शासक थे, नाम का उल्लेख नहीं है, ठीक है, बट जो जानकारी मिलती है उसमें ये बताया गया है कि उन्होंने अपने राज्य विस्तार के दौरान जो मध्य क्षेत्र का कुछ हिस्सा विजित किया था उसमें से छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्से शामिल थे, इसलिए छत्तीसगढ़ में भी उनका नियंत्रण रहा होगा। ठीक है, दो चीजें हो गई। यहां इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए, अभी मौर्य वंश पूरा नहीं हो पाएगा, है ना, ये दो छोटा छोटा था। इसके बाद अशोक का लिखेंगे, क्योंकि अशोक के जो राज्यकाल था, अशोक का जो राज्यकाल था उसका जो समय था शासनकाल का, उस समय के कुछ साक्ष्य मिलते हैं और पूरे के पूरे जो साक्ष्य हैं अशोक के राज्यकाल के वर्ष के समय के मिलते हैं। ठीक है, तो उसको अभी करेंगे। तो 5 मिनट का क्लास का टाइम बाकी है, अभी इसमें नहीं हो पाएगा, तो उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक का जितना भी चैप्टर हुआ है, जो 5 चैप्टर अभी जो लिखवाया, उसको अच्छे से रिवाइज करो, है ना, बार बार रिवाइज करो, पढ़ो उसको बार बार। ठीक है, अगर इकट्ठे पढ़ने का सोचोगे कि पूरा हो जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, ना सामने का पता रहेगा ना पीछे का। ठीक है, तो अच्छे से इसको रिवाइज करो। थोड़ा सा और क्षेत्रीय राजवंश तक हो जाएगा, उसके बाद रीजनिंग के 2-3 टॉपिक्स करेंगे, है ना, जब तक उसको रिवाइज करते रहना। हो गया यहाँ तक? कोई भी डाउट होगा आज की क्लास का आप कमेंट में करना या फिर ग्रुप में कमेंट करना। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अभी जो नेक्स्ट क्लास है वो अहमद सर की होगी, 5 मिनट से वो जुड़ेंगे आपसे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।